हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वाला में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सबको सबसे पहले वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कनेक्ट थे, तो उन सभी की डिमांड पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूं जीएस वाला पर। आप लोगों के लिए जीएस की तैयारी कराने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री स्टार्ट करी है। प्राचीन भारत के इतिहास पर मैं अपने लेक्चर सीरीज अपलोड कर रहा हूं, जहां पर मैं पुराने प्रश्नों एमसीक्यू या जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आधार बनाकर पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व कराकर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार। मैं हिस्ट्री के साथ साथ टीचिंग एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसे हम लोग बाल मनोविज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, और उसके साथ साथ पर्यावरण अध्ययन और उसकी पेडागोजी और करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक उम्मीद है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। और पिछले कुछ समय में सीडीपी और ईवीएस के रिजल्ट और साथ में हिस्ट्री के रिजल्ट सकारात्मक देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर आप कुछ काम ईमानदारी से करते हो तो उसमें वक्त लगता है लेकिन रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एक प्रयास है जो थोड़ा बहुत ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि जीएस वाला बाई सत्येंद्र आपके सामने बैठा हुआ है। मैं पिछले 5 वर्ष से अध्यापन कर रहा हूं, 5 वर्ष से एजुकेटर हूं आपका, और वर्तमान में मैं केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड में भी टीचिंग कर रहा हूं। एज ए एजुकेटर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, सीडीपी और ईवीएस पेडागोजी जैसे सब्जेक्टों को पढ़ा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इन सब्जेक्टों को आप लोगों के साथ मैं न्याय कर सकूं। और आज के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, और हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और बुद्धिज्म से संबंधित आज का हमारा लेक्चर होगा, और बुद्धिज्म से संबंधित मैंने कम से कम 2 से 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्रीवियस जाकर जरूर देखिए। और मैं आपसे बोलता हूं, अगर ये लेक्चर आपने देखा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर को आगे ले आने से पहले उम्मीद करता हूं जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे अपने घर पर होंगे, स्वच्छता से सफाई से रह रहे होंगे, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए। बच्चा लोग मेंटल मजबूत रहिए। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप मेंटली मजबूत हो, तो यकीन मानिए कोरोना आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज से डरते हैं तो वो चीज और डराती है। आप मेंटली पॉजिटिव रहिए तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। और इस पॉजिटिव एनर्जी को सिर्फ अपने पास ही नहीं रखना, इसको सर्कुलेट करिए घर परिवार में, अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ, अपने परिवार के साथ सबको खुश रखने की कोशिश करिए। अपने दोस्त यारों के साथ पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट करिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी की इस समय जरूरत है। और वर्तमान में आपने बेरोजगारी का जो परिदृश्य आप देख रहे हो, इस समय टीचिंग इंडस्ट्री कितनी आपकी सफर कर रही है आप समझ सकते हो। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी, रिसोर्स की समस्या हो जाने के बाद भी, एज अ एजुकेटर, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, टीचर ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। इस समय कोचिंग इंडस्ट्री चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, सभी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन किसी भी टीचर ने, किसी भी कंपनी ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। तो मेरे आज की लेक्चर भी एक मैसेज यही है। हर लेक्चर में मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि टीचर से कनेक्ट रहिए। स्टूडेंट आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अपने टीचर से कनेक्ट रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके मंजिल लक्ष्य तक पहुंचाने में उस टीचर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपसे करी हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। बच्चा लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट ताबो मोनेस्ट्री लोकेटेड। देखो, सबसे पहले मोनेस्ट्री का अर्थ होता है मठ, और टैबू का अर्थ होता है तिब्बती से कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि जितने भी जो भिक्षु जो होते हैं ना, मोनेस्ट्री के नाम से जानते हैं, आपका जो तिब्बत, जैसे दलाई लामा जैसे लोग आपने देखा होगा, जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, जिन्हें वत्स या भंते के नाम से जाना जाता है, भिक्षु कहलाते हैं। जो आपके वो एक महरून रंग का कपड़ा पहने रहते हैं, वो बौद्ध धर्म के सन्यासी होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड हमारा ये पहला क्वेश्चन है।
कि वो ये बोलना चाह रहा है किस स्टेट में ताबू मॉनेस्ट्री लोकेटेड है, तो इसका आंसर आपको लगाना है हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान में रखिएगा, टैबू मॉनेस्ट्री आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, 1950 से 60 के बीच जब तिब्बत से, दक्षिण तिब्बत से, जिस पर चाइना अपना अधिकार करने की बात करता है और वर्षों से बोल रहा है कि वो दक्षिण तिब्बत तिब्बत का हिस्सा नहीं है, वो चाइना का हिस्सा है, और वहां से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश के लिए वो आपका वीजा भी जारी कर देता है। ध्यान रखिएगा, नत्थी वीजा एक पुरानी स्टोरी है अरुणाचल प्रदेश से, उस पर नहीं जाइए। हम सिंपल ये बताना चाह रहे हैं कि 1950 से 60 में जब तिब्बत से दलाई लामा, जो कि एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनकी सरकार को वहां से भगाया गया तिब्बत से चाइना के द्वारा हमले के बाद, तो दलाई लामा ने अपनी गवर्नमेंट को हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला से संचालित किया था। चाइना नाराज हो गया था। तो ध्यान में रखिएगा, जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं और उनके जो महान गुरु दलाई लामा हैं, तो उनकी तिब्बत की निर्वासित सरकार है, वो तिब्बत से ना चल के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलती है। और हिमाचल प्रदेश आपका बौद्ध भिक्षुओं के लिए फेमस भी है, और स्पेशल जगह की बात करूं तो मैं आपका धर्मशाला। तो इसी बौद्ध भिक्षुओं को हम लोग उनकी संस्थानों को मोनेस्ट्री के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ताबू मोनेस्ट्री आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने बताया है वो आप समझ गए होंगे, और ऑप्शन आपने हिमाचल प्रदेश डी लगा लिया होगा। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। Who was the teacher of गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पाणिनि, आलार कलाम, कपिल, और चौथा ऑप्शन है पतंजलि। देखो भैया लोग, बहुत ध्यान से सुनना। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने घर परिवार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने घोड़े के साथ रात्रि में घर से बाहर निकल गए। उस समय उनके साथ सिर्फ और सिर्फ घोड़ा ही था, और इतिहास में बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। और जब उन्होंने घर छोड़ा तो घर छोड़ते समय उनके साथ केवल था घोड़ा, तो घर छोड़ने का प्रतीक बना था उनका घोड़ा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व करा दिए, बातों बातों में ध्यान से सुनिएगा जो मैंने बोला है। अब जब 29 वर्ष की उम्र में जब वो घर छोड़ देते हैं और कसाय वस्त्र धारण करते हैं, कसाय यानी कि जो भिक्षुओं की ड्रेस होती है, वो आपका महरून रंग का, जो ऑरेंज रंग का जो वस्त्र होता है, कसाय वस्त्र धारण करने के बाद उन्हें सर्वप्रथम एक गुरु की तलाश थी। तो वो घूमते 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 एक गुरु के पास पहुंचे, एक व्यक्ति के पास पहुंचे। उस व्यक्ति का नाम था आलार कलाम। आलार कलाम की कुटिया में कुछ दिनों रहते हैं गौतम बुद्ध, उनसे प्रभावित होते हैं, और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलार कलाम को बनाया। ध्यान रखिएगा, आलार कलाम जो होते हैं वो हिंदू के सांख्य दर्शन या सांख्य फिलॉसफी से प्रभावित थे, या सांख्य दर्शन को मानने वाले में से एक थे आलार कलाम। अब गौतम बुद्ध शिक्षा तो ले रहे थे आलार कलाम की कुटिया में, लेकिन गौतम बुद्ध को मजा नहीं आया। कुछ दिनों बाद वो आलार कलाम को छोड़ के आगे बढ़ गए, लेकिन उनके पहले शिक्षक आलार कलाम हुए। एक और शिक्षक हुए, जहां पर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से उस दूसरे शिक्षक का भी नाम बताऊंगा, और यहां पर आप आंसर लगा लिए होंगे ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर, व्हाट आर द प्लेसेस विच कंटेन द रिलीज ऑफ द बुद्धा नोन एज? ऐसी कौन सी जगह है जिसके कंटेन द रिलीज, रिलीज का अर्थ होता है हमारे शरीर के जो अवशेष, उसको बोलते हैं रिलीज। तो बुद्ध के जो भी अवशेष थे वो हम दफना देते थे। ध्यान से समझिएगा, व्हाट आर द प्लेसेस which contain the release of Buddha known as विहार, पिटक, स्तूप, चैत्य।
यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बुद्ध के जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों को रिलीसेस बोलते हैं। जो भी उसके अवशेष हैं, हमें पता है उन अवशेषों को जमीन में दफना दिया जाता था और बुद्ध का जो भी उससे संबंधित 8 यानी कि 8 महत्वपूर्ण अवशेषों को और उनकी डेड बॉडी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी या उनकी डेड बॉडी को 8 जगह हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था या 8 जगह उनके महत्वपूर्ण चीजों को अवशेषों को दफना दिया गया था। और इन 8 जगहों जो दफनाने का कार्य किया था या उसका अंतिम संस्कार बुद्ध का किया था, उस समय एक महाजनपद हुआ करता था मल्ल गणराज्य के द्वारा गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार कुशीनगर में किया गया और उस समय कुशीनगर को कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। तो वो यही बोलना चाह रहा है बुद्ध के अवशेष। और हमें पता है कि बुद्ध के अवशेषों पर आगे चल के जितने भी भिक्षु हुए, संत सन्यासी हुए, उनकी भी कीमती चीजों को दफनाते गए और एक ऊंची आकृति, एक चबूतरे की आकृति का निर्माण किया गया बौद्ध धर्म में और उस आकृति को हम लोगों ने बौद्ध धर्म में स्तूप का नाम दिया था। तो अवशेष से संबंधित आपका स्तूप होता है और उम्मीद करता हूं आपने ऑप्शन सी लगा लिया होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित हम चारों के चारों ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने ऑप्शन तो बता दिया है सी, लेकिन अब ए बी डी क्या क्या है, क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है विहार। बच्चा लोग, बौद्ध धर्म में जितने भी भिक्षु होते थे, भिक्षु यानी कि सन्यासी जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे, जिन्हें बौद्ध धर्म में वत्स या भंते के भी नाम से जाना जाता है, भंते ज्यादा चलता है आपका और भिक्षु तो है ही। तो इन भिक्षुओं के लिए जब ये उपदेश देते थे तो उपदेश देते देते थकेंगे तो इनके रहने के लिए कुछ ना कुछ आश्रम की या हॉस्टल की या छात्रावास की व्यवस्था तो की गई होगी जहां पर ये रहते होंगे, जहां पर ये बौद्ध धर्म के उपदेश भी दे देते होंगे। तो इनके रहने की जो व्यवस्था होती है उसको विहार का नाम दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि विहार क्या होता है। अब बी ऑप्शन देखिए, पिटक। अरे भाई, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं और 3 पिटक यानी कि 1 पिटक, 2 पिटक, तीसरा पिटक। और पिटक को बोलते हैं टोकरी और इन टोकरियों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है। शिक्षाओं की जानकारी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। और ये सुत्त पिटक बोला मैंने, विनय पिटक बोला, धम्म पिटक के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जानकारी दे रखी है। यानी कि पिटक भी ऑप्शन नहीं होगा। पिटक यानी कि बुद्ध की शिक्षा जो 3 टोकरियों में डिवाइड है और टोकरियों को हम लोग पिटक के नाम से जानते हैं। स्तूप मैं आपको बता चुका हूं। चित्त इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैं समझा देता हूं। चित्त क्या होता है? चित्त को बच्चा लोग समझिएगा, स्तूप ही है ये, बट बड़ा स्तूप नहीं होता, ये छोटा स्तूप होता है और इंडोर होता है। जनरली जितने भी स्तूप बनते हैं वो आउटडोर बनते हैं, लेकिन चैत्य वाले जो स्तूप होते हैं वो इंडोर बनाए जाते हैं और छोटे स्तूप होते हैं। अंतर इतना हो जाता है कि जहां विहार रहने की जगह है, वही चैत्य जो होते हैं बुद्ध को पूजने का मंदिर कहलाता है। आपका छोटे स्तूप हैं, लेकिन बुद्ध को पूजने के मंदिर के छोटे स्तूप को हम लोग चैत्य का नाम से जानते हैं। अब कहाँ मिलेंगे भारत में चैत्य? आपने देखा होगा गुप्त काल में या राष्ट्रकूटों ने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की चट्टानों को काट काट कर गुफाओं का निर्माण किया और इन गुफाओं के अंदर कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया और इन मंदिरों में छोटे छोटे स्तूपों का निर्माण किया गया, जहां बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ छोटे स्तूप लगाए गए जो बुद्ध के मंदिर हैं। इन छोटे स्तूप वाले मंदिरों को हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने आंसर तो लगा ही लिया होगा, मैंने ये बताया था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, ध्यान से सुनेंगे। इन विच लैंग्वेज वॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन? भाई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म फैलने का या इनकी स्प्रेड का या लोगों के बीच इतना पॉपुलर होने का रीजन यही था कि इनकी भाषा संस्कृत नहीं थी।
इनकी भाषा बिल्कुल सिंपल और सिंपल थी बुद्धिज्म में और जैनिज्म में। और बुद्धिज्म में तो पाली का इस्तेमाल किया गया था लिटरेचर साहित्य लिखने के लिए। पाली एक आम भाषा होती थी, जनसाधारण भाषा होती थी, जिसके माध्यम से गौतम बुद्ध उपदेश देते थे। जब भाषा आम होगी, बिल्कुल आसान होगी, तो लोगों तक पहुंच बनाना भी आसान होता है। इसलिए इनके उपदेशों को लोगों ने बहुत शांति और ध्यान से सुना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी पाली बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, बोल दो हाँ। हाँ विपिन सही है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बात करना पड़ता है, जल्दी हम लोग स्ट्रीम भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक आप ये चीज तो देखिए। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि बोल रहा है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले या बुद्धिस्ट की संख्या कहाँ पर है। इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि भारत से ही यह धर्म का उदय हुआ और भारत में ही इस धर्म की संख्या सबसे कम है। जापान, चाइना, इंडोनेशिया, इसका आंसर आप लोग लगाएंगे इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला क्वेश्चन। वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द बुद्धा लाइफ। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा जो बुद्ध से संबंधित है, इस दिन बुद्ध की लाइफ की 3 मेजर इंपॉर्टेंस इवेंट देखने को मिलते हैं। इसी दिन बुद्ध को जन्म हुआ, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, और शुद्धोदन पिता का नाम था और शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के थे। तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया में, पुनपुन नदी के किनारे गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई या इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ या डेथ हुई, कुशीनगर या कुशीनारा में, ये तीनों की तीनों घटनाएं गौतम बुद्ध की जो मेजर इंपॉर्टेंस है वो वैशाख पूर्णिमा पर ही हुई थी। पहला, सबसे पहले जन्म, दूसरा आपका ज्ञान, और तीसरा आपका परिनिर्वाण, डेथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि इसका अगर आप ढूंढोगे तो ऑल ऑफ दी अबव आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा लिया होगा। बुद्ध विहार वर यूज्ड फॉर, देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था, विहार जो थे बुद्धिज्म में, इनका इस्तेमाल यूज किया जाता था किस पर्पस के लिए, ध्यान रखेंगे। एजुकेशन के लिए, दूसरा रेजिडेंस ऑफ बौद्ध भिक्षु, ये तो मैंने बताया था ना, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रेजिडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धा, यानी कि ये आवास जो है बुद्ध की पूजा के लिए बनाए गए थे। नहीं, पूजा के लिए तो हम लोगों ने स्तूप बनाए और चित्त का निर्माण किया था। चित्त यानी छोटे स्तूपों का निर्माण किया था। जबकि विहार जो थे, जितने भी भिक्षु थे, उनके रहने के लिए था और साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रसार के लिए था और साथ साथ बौद्ध धर्म का एक्सपेंड करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बुद्ध की पूजा के लिए उसका आवास नहीं था, ध्यान रखेंगे। यानी कि ए ऑप्शन सही है 1, और भिक्षुओं के रहने की जगह भी बिल्कुल सही है, और रिलीजियस एक्सपेंशन ये भी आपका सही है। थर्ड नंबर का आपका सही नहीं है। इसके लिए तो आप लोग लगाइएगा स्तूप और चित्त, स्तूप और चित्त लगाएंगे। यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका सही नहीं है। यानी कि अगर देखें तो 1 सही, 2 सही और 4 सही। किस ऑप्शन में हम लोग को 1, 2, 4 मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। देखो 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1 और 4 में 2 तो आ ही नहीं रहा, और 2 तो सबसे मस्ट है कि भिक्षुओं के रहने के लिए विहार है।
यानी कि डी तो हो ही नहीं सकता ना। जहां जहां अगर आप देखोगे टू होगा, टू को हम लोग छोड़ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये कि हम ऑप्शन टू को इग्नोर कर रहे हैं, और टू तो मस्ट है। टू भी मस्ट, फर्स्ट भी मस्ट और चौथा भी मस्ट। टू, फर्स्ट, फोर्थ आपका सही, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू हैव एन एम महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। वो ये बोल रहा है कि बौद्ध धर्म आगे चल के दो संप्रदायों में बट गया था, एक हीनयान एक महायान। और जो महायान शाखा आगे चल के बुद्धिज्म की बहुत ज्यादा फैलती गई, तो वो किस शासन में बुद्धिज्म की महायान शाखा ने बहुत अपना फैलाव किया या विस्तार किया था, किसके शासन में? तो ये चार हम लोग को राजा दिख रहे हैं, हमें आंसर देना है महायान शाखा से संबंधित। बच्चा लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भारत में मौर्य वंश की समाप्ति होती है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या, उसके सेनापति ब्राह्मण एक व्यक्ति ब्राह्मण सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करके भारत में फिर से हिंदू पुनर्जागरण या ब्राह्मण धर्म की स्थापना करी थी। और शुंग हो गया कर्ण वंश के बाद। अगर आप ध्यान से देखोगे, भारत में बहुत बड़े वंश नहीं देखे गए, छोटे छोटे राजवंश देखे गए जो छोटी छोटी सीमा पर राज्य करते थे, चाहे वो शुंग हो चाहे वो कर्ण हो। तो इन छोटे छोटे राजवंश अपने छोटे छोटे राज्यों में राज्य करते थे, लेकिन किसी ने भारत की पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली सीमा पर ध्यान नहीं दिया, जिसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जानते हैं या उत्तर पश्चिम सीमा के नाम से जानते हैं। और आगे चल के मौर्य वंश के बाद इसी उत्तर पश्चिम सीमा से बाहरी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण करना चालू किया। और आक्रमण करने के क्रम में हमने देखा कि सबसे पहले हिंद यूनानी आए, जिन्हें हम लोग बैक्ट्रियाई यूनानी के नाम से जानते हैं या इंग्लिश में इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं। उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए आपके। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन से कनेक्शन है आपका, क्योंकि वो महायान शाखा के बारे में बताना चाह रहा है कि भारत में बुद्धिज्म की महायान शाखा इनमें से किसके समय फैली थी। तो मैं आपको बता दूं, एक कुषाण वंश आपने सुना होगा, जैसे हिंद यूनानी, फिर आए आपके शक, फिर आए आपके पहलव, फिर आपके आए कुषाण। तो कुषाणों में कनिष्क राजा बहुत फेमस हुआ। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का खुलकर विस्तार किया था। बहुत ध्यान से सुनना। कनिष्क के समय कनिष्क ने भारत में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का खुलकर विस्तार किया। और इस कनिष्क ने बुद्ध से संबंधित जो मूर्तियों का निर्माण कराया, वो आज भी वर्तमान में मथुरा के संग्रहालय में उपस्थित हैं। और इसी कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। और महायान शाखा को आगे लेकर जाने वाला राजा कोई था, तो वो था आपका कनिष्क। इतनी बात हो गई, ध्यान रखिएगा। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टीकाएं भी लिखी गई, जैसे कि चौथी बौद्ध संगीति में जो टीका लिखी गई, उसमें से विभास शास्त्र नाम की टीका भी चौथी बौद्ध संगीति में लिखा गया था कनिष्क के शासनकाल में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आए ना, उसका एनकाउंटर कर दो, कि जो उससे रिलेटेड 4-5 जो क्वेश्चन होंगे उनको आप कंप्लीट कर लो।
तो यकीन मानिए मैंने पहले ही बोल रहा है कि मेरा लेक्चर में 10 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 20 क्वेश्चन मान के चलिए। आप 20 क्वेश्चन की तैयारी करके जाओगे कम से कम 40 मिनट में आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। तो कनिष्क के समय महायान शाखा का विस्तार हुआ। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि महायान शाखा होती क्या है। पहले तो हीनयान पता होना चाहिए। हीनयान ये, महायान ये। हीनयान बौद्ध धर्म की वह शाखा जहां बुद्ध को भगवान नहीं माना गया है, एक योगी या एक आध्यात्मिक गुरु माना गया है। और हीनयान थोड़ी रूढ़िवादी विचारों की भी मानी जाती है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। वहीं महायान शाखा के बारे में बोला जाता है कि बुद्ध आध्यात्मिक गुरु तो है लेकिन वो अब भगवान की कैटेगरी में है। महायान शाखा मानता है कि बुद्ध जो है, बुद्ध एक भगवान है और भगवान के लिए मंदिरों का निर्माण किया जाना चाहिए और मूर्ति निर्माण करना चाहिए। यानी कि महायान शाखा में बुद्ध को भगवान माना गया है और उनकी मूर्ति पूजा और मूर्ति निर्माण से संबंधित आपकी महायान शाखा है। और इस महायान शाखा को आगे ले जाने का काम कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश से रिलेटेड था। और हम आपको इतना भी बता देते हैं, कुषाण जो थे ना, वो विम कैटफाइसिस और कुजुल कैटफाइसिस वंश से ही संबंधित थे, और स्पेशली विम कैटफाइसिस के समय। और याद कीजिए, इसके शासनकाल में ही कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत कैलेंडर भी जारी किया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी इस लेक्चर में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए सफिशिएंट होगी। उम्मीद करता हूं कि जब हम थ्योरी करेंगे तो वहां पर विस्तार से इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। बच्चा लोग देखो, अब थोड़ा बात करते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो यार कंजूसी ना करो। यार हम भी मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत को अगर हम मोटिवेशन हमें नहीं मिलेगा ना, मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं अपने लेक्चर को फॉरवर्ड कैसे करूं। मैं लेक्चर आप तक पहुंचा रहा हूं तो आपकी भी एक नैतित्व दायित्व है, जिम्मेदारी है कि लाइक करें, कि हम कमेंट करें, शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और यूट्यूब शेयर सेव, एफबी पर, अरे यार तमाम आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम है, मैसेज तो प्रोपगेट कीजिए लेक्चर का, आप शेयर तो करिए यार। कुछ मांगते नहीं है हम लोग, तो आप शेयर तो करिए लेक्चर को। ये मोटिवेशन है यार हम लोग के लिए। चैनल स्टार्ट किया है, मेहनत हम कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे और सुधार होगा, मॉडिफिकेशन होगा, थोड़ा वक्त चाहिए हम लोग को इस इंडस्ट्रीज को। धीरे धीरे सब कुछ बेटर होता जाएगा। लेकिन जो आज जो संकट का समय है, इस समय एस्पिरेंट्स को अपने हर गुरुजन का साथ देना चाहिए। और हम लोग भी आप लोगों के लिए लगे हैं घर पर बैठकर। कोचिंग इंडस्ट्री तो बंद है, इंस्टीट्यूट तो आप समझ सकते हो। बढ़िया फिल्में देखा करो घर पर, अगर आप लोग बैठे हो, कॉमेडी सीरियल देखा करो, उससे मूड रिफ्रेश रहेगा और नेगेटिव विचार जो होंगे थॉट्स में नहीं आएंगे। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इस समय लोगों के दिमाग पर क्या क्या चलता होगा, इसलिए मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आंसर लगा लिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। कनिष्क लगा लिए होंगे। अब देखिए, वो बोल रहा है कि इन विच कंट्री इज द स्टैचू ऑफ लिसान जाइंट बुद्धा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर, किस कंट्री में बुद्ध का एक बहुत बड़ा, अति बड़ा लेसान बुद्धा का स्टैचू है। जाइंट का अर्थ होता है बहुत बड़ा, लेसान जाइंट बुद्धा। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि लेसान जाइंट बुद्धा का जो स्टैचू है, जो अति विशाल स्टैचू है, वो आपका चाइना में है। तो ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही लगाएंगे। तब भी एक बार हम लोग लेसान जाइंट बुद्धा का एक स्टैचू एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ये स्क्रीन पर मैं थोड़ा सा मैंने चलाया है, आप जरूर देखिएगा। ये जो हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हो कि ये चाइना का लेसान जाइंट बुद्धा का स्टैचू है, जो पूछा गया है कहां पर है। तो आप सामने देख रहे हो, चाइना में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हो। देखिए, हम लोग पूरा का पूरा आपके सामने रिसर्च के बाद आपके सामने आते हैं। कभी कभार कुछ मिसप्रिंट या गलती हो जाती है, उसको हम सही भी जल्दी कर देते हैं। लेकिन रिसेंटली जो क्वेश्चन है वो तो आप देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा जो स्टैचू की बात चल रहे थे हम लोग, लेसान जाइंट बुद्धा का, वो कहाँ पर है। तो आप देख रहे हो कि ये आपका चाइना में
स्थित है। ये आपके सामने इमेज बनी है, उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लगाएं आंसर। आपने चाइना लगा लिया होगा। चलिए एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द धमेका स्तूप लोकेटेड? भाई धमेका स्तूप, धम्म स्तूप बोलते हैं कि ये धमेका स्तूप अशोक ने सारनाथ में बनवाया था। बात भी सही है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द धमेका स्तूप लोकेटेड? सारनाथ, उत्तर प्रदेश। वही सारनाथ जहां गौतम बुद्ध ने बनारस के सारनाथ में, और इस सारनाथ को हम लोग प्राचीन काल में मृगदाव या ऋषिपत्नम के नाम से जानते थे। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 सन्यासियों कौंडिन्य को प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। और इसी जगह पर आगे चल के अशोक ने धमेका स्तूप का निर्माण कराया था सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। भाई सांची तो स्तूप के लिए फेमस है, आपका ध्यान रखिएगा। और गया तो बौद्ध गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त के लिए फेमस है। और सिक्किम भी आपका जितने भी मॉन्क्स जो होते हैं, मोनेस्ट्री जो होते हैं, भिक्षु जो होते हैं, उसके लिए आपका सिक्किम भी फेमस है। लेकिन वो स्तूप पूछ रहे धमेका, तो वो आपका सारनाथ में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, आपने आंसर लगा लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वो बोल रहा है कि भारत में बुद्ध को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर इसका आंसर आप लोग को लगाना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिएगा, बुद्धिस्ट को मानने वाले 3 स्टेट अगर भारत में देखोगे ना, एक महाराष्ट्र, एक पश्चिम बंगाल, और तीसरा जो होता है आपका मध्य प्रदेश। और इन तीनों में महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी आपने लगा लिया होगा, उम्मीद करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग होस रीन वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन इन 4 ऑप्शनों में से कहां पे हुआ था? देखो बच्चा लोग, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और इस बार गलत आंसर नहीं देना है। कनिष्क के समय तो चौथी हुई थी भाई, हर्ष के समय तो हुई नहीं थी, ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त के समय नहीं हुई थी। हर्ष और समुद्रगुप्त तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, यानी कि ए या बी में से लगा दो। जबकि वो पूछ रहा है थर्ड की, जबकि कनिष्क की हुई थी चौथी, यानी कि आंसर है आपका अशोक। अशोक के समय आपका तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ध्यान में रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने करी थी। और ये मोगलीपुत्र जो थे आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, जो भाग में विश्वास करते थे, जो होगा देखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय हुआ था आपका मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन आपने ए लगा लिया होगा। अगर इस क्वेश्चन की और व्याख्या देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर एक बार जाके तो देखो यार, बुद्ध में बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं। अभी तो कम से कम 3 लेक्चर आप ये समझ लीजिएगा, 3 लेक्चर बुद्ध पे और आएंगे। आपका कंप्लीट पैकेज मिलेगा बुद्ध पर। कम से कम 100-150 से ज्यादा प्रश्न आप हल कर लोगे और किसी भी एग्जाम को मेंटली मजबूत हो जाओगे आप लोग, ध्यान रखिएगा। और यही तो चाहिए कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाए कि हम लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट दिमाग में बन गए, थ्योरी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, ना कि वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से। फैक्ट बहुत दिनों तक हमारी जिंदगी में नहीं रहते, वो डिलीट होते जाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट के साथ साथ स्टोरी भी ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आप बात समझ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बुद्धिस्ट टीचिंग? यार वो बोल रहा है कि बुद्ध ने जो टीचिंग दी, जो बुद्ध की शिक्षा है, उसको किस नाम से जानेंगे? चैत्य से, जातक से, पूर्व से और त्रिपिटा से। यार पहले ही बताया था, चैत्य जो तो होते हैं टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, मंदिर है आपका, छोटा मंदिर जो गुफाओं में बनाए गए हैं। जातक जो है बुद्ध की जन्म और पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है। जबकि मैंने बताया था त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षा है,
3 टोकरियों में, और इन 3 टोकरियों को पिटक के नाम से जाना जाता है। सुत पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, जो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। जहां विनय पिटक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विनय पिटक का अर्थ होता है कि व्यवहार, अनुशासन, डिसिप्लिन। किसके लिए? संघ में या आपका विहार में बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित संस्था को जो भी नियम कानून उपदेश शिक्षा दी गई वो विनय पिटक में संकलित थी। धम्म यानी कि दार्शनिक विचार। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो मैं बताना चाह रहा हूं ऑप्शन आपने डी लगा लिया होगा, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2014 की बात है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया टीम विजिटेड, एएसआई की टीम जो भारत की है, भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम, विजिटेड विच कंट्री टू एग्जामिन द ऑथेंटिक ऑफ द बुद्ध बेगिंग बाउल भिक्षा पात्र केप्ट इन अ म्यूजियम। देखिएगा 2014 की बात है कि एएसआई के लोगों को कुछ पता चलता है और वो लोग को एक सिटी जाते हैं, एक कंट्री जाते हैं, जहां उन्हें बुद्ध का एक बेगिंग यानी कि एक पात्र मिलता है जो उनकी भिक्षा से रिलेटेड है, जिसको भिक्षा पात्र के नाम से, जिसको म्यूजियम में भी रखा गया है। तो वो कहाँ हमारी एएसआई की टीम विजिट करी गई थी इस बेगिंग बाउल के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए। तो वो जानकारी किस कंट्री से मिलती है, किस देश गए थे? चाइना, अफगानिस्तान, भूटान, जापान। तो ध्यान में रखिएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन बी बॉम्बे सही है। बच्चा लोग अफगानिस्तान के बारे में एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बामियान नाम की एक जगह है जो बुद्ध की मूर्तियों के लिए फेमस है, लेकिन तालिबान आतंकवाद जितना भी फैले था उनके द्वारा विस्फोटक के माध्यम से अफगानिस्तान की बामियान के स्टैचू इस समय टोटल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चा लोग। तो ये हमारा लेक्चर था जहां पर मैंने 10-12 क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को बुद्धिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट बताने का एक प्रयास किया। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, लाइक शेयर और डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीएस बालाबाई सतेंद्र को आप शेयर जरूर करिए, जहां पर मैं जीएस और सीडीपी और ईवीएस जैसे सब्जेक्टों को आपके साथ शेयर करूंगा और एक कोशिश रहेगी कि आपके सामने कुछ बेहतर कंटेंट प्रस्तुत किया जाए। धीरे धीरे ये प्रयास जो है और बेहतर होगा, लेकिन इस चैनल को अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ कमेंट करते हैं तो उससे मुझे एनर्जी मिलेगी और आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर शिक्षा कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सतेंद्र एकेडमी को, आप जीएस वाले चैनल को। उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ओरा को अपने पास रखिए और घर परिवार के साथ इस एनर्जी को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त सभी को पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले से प्रे कीजिए कि जल्दी ये कोरोना का संकट समाप्त हो जाए, क्योंकि बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। इससे मुक्ति मिलना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, समझ सकते हैं आप लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, आपका फ्रेंड सतेंद्र। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।